बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम बेसल फंक्शन एंड लेजेंडरी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। उसमें हम बेसल फंक्शन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और लेजेंडरी फंक्शन के अब हम धीरे धीरे करके लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी फंक्शन के अंतर्गत सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। पहले प्रॉपर्टी को हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप लोग जाकर उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, वहां पर पहले ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यह बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। ये जितने भी बेसल फंक्शन के अंतर्गत टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी लेजेंडरी फंक्शन के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनमें से जरूर कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप सभी के एग्जाम में आएगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। चलो अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर pmx है और pnx है, यानी कि हमारे पास लेजेंडरी फंक्शन ऑफ डिग्री m एंड ऑफ डिग्री n का अगर मल्टीप्लिकेशन है और उसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहां पर x -1 से लेकर 1 तक है, तो यह वैल्यू जो होगा वह 2/2n+1 के बराबर होगा अगर m = n हुआ तब, ठीक है। और ये चीज हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो अब चलिए हम प्रूफ को शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर जो इसका प्रूफ है सेकंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का, वो अलग प्रकार से है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंस हम जानते हैं द जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, हम यहां पर किसका उपयोग करने वाले हैं, जनरेटिंग, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन, हम जनरेटिंग फंक्शन का उपयोग करने वाले हैं ऑफ लेजेंड्रीज पॉलिनोमियल या फिर फंक्शन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं फंक्शन। अब लेजेंडरी फंक्शन का जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या होता है, हमारे पास होता है 1 में अंडर रूट, हमारे पास होता है 1 - 2xt प्लस t² होता है। ये बात आप सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और व्हिच इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट t⁻n। तो t⁻n को अब यहां पर ना लिखो क्योंकि यहां पर होता है pnx और यहां पर हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन होता है t⁻n, क्योंकि हम जानते हैं t⁻n का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारे पास लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली अब हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को प्रूव करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखते हैं। देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो n = 0 हम रखेंगे, तो t⁻0 का वैल्यू होता है 1, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, पहला टर्म p0x मिल जाएगा, प्लस दूसरा टर्म अगर हम निकालें तो t⁻1 हो जाएगा, तो t मिल गया। और यहां पर हम n = 1 रखेंगे तो p1x मिल जाएगा, ठीक है, प्लस t⁻2 हो जाएगा यानी कि t² हो जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा p2x हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते चलेंगे। nth टर्म को भी लिख सकते हैं ऐसे, nth टर्म तो यही है हमारे पास, प्लस t⁻n और हमारे पास मिलेगा pnx एंड प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही हम इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट हमने लिखा है। और यहां पर हमारे पास क्या है, 1 में यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट 1 - 2xt एंड प्लस t² हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर स्क्वायर करने वाले हैं। प्रोसेस को समझो, ठीक है, क्योंकि जब प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप लोग हमेशा एग्जाम में कर ले जाएंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड इसका स्क्वायर करने वाले हैं। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट तो गायब हो जाएगा, आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 1 - 2xt प्लस t² हो जाएगा, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो चलो एक बारी मैं लिख देता हूँ पहले, p0x प्लस t p1x प्लस हमारे पास हो जाएगा t² p2x एंड प्लस एंड सो ऑन। हमारे पास क्या मिलेगा, t⁻n pnx एंड प्लस एंड सो ऑन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं, यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर उसे इरेज करना ही पड़ेगा। देखो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर होता तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। अगर यहीं पर हम लिख लेते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, a² होता है, पहले हर एक टर्म का स्क्वायर, तो a² + b² + c² हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस करते हैं, फिर दो टर्म्स का एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन होगा और +2 हो जाएगा यानी कि 2ab हो जाएगा, फिर उसके बाद 2bc हो जाएगा, फिर 2ca या ac हो जाता है,
ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो अगर ऐसे ही हम 4 टर्म को ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे, तो ऐसे ही हमारे पास इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा। पहले तो हर एक टर्म का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, फिर हमारे पास 2ab हो जाएगा, यहां पर भी हमारे पास 2ab मिलेगा, प्लस 2bc हो जाएगा, प्लस 2ca हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2, और हमारे पास पहले a का b में मल्टीप्लाई हुआ, a का c में मल्टीप्लाई हुआ, तो a d भी हमारे पास मिलेगा। ठीक है, और फिर प्लस 2 हमारे पास a का b में मल्टीप्लाई हुआ, a का c में मल्टीप्लाई हुआ, a का d में मल्टीप्लाई हुआ, b का हमारे पास c में मल्टीप्लाई हुआ, b का d में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बार। ठीक है, फिर प्लस c का d में अभी नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास 2cd हो जाएगा। ठीक है, और शायद अब कोई टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्या हम कहना चाहते हैं कि हर जो भी हमारे पास स्क्वायर हो रहे हैं, तो हर एक टर्म का तो हमारे पास स्क्वायर होगा ही होगा, साथ ही साथ हर एक टर्म का एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और उनके सामने एक कोफिशिएंट 2 भी लिखा जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, समझे इस बात को। तो अगर इसी को ही हम n टर्म्स पर अप्लाई करें, इनफाइनाइट टर्म्स पर अप्लाई करें, तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहले मैं इसे इरेज करता हूं, फिर उसके बाद अगले स्टेप पर हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, इतनी चीजों को समझ चुके हैं। तो अब देखो यहां पर हमने क्या किया, इस स्क्वायर वाले फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया। तो स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे एक्सपेंड होगा कि पहले तो हर एक टर्म का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, p0x का होल स्क्वायर प्लस t p1x का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर p2x का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 tn t रेज टू द पावर n pnx का होल स्क्वायर है यहां पर। ठीक है, और यहां पर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हर एक टर्म में हमारे पास 2 आएगा ही आएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, p0x का t p1x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, t p0x p1x हो जाएगा। फिर यहां पर p0x का दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो t स्क्वायर p0x और p2x हो जाएगा, प्लस तीसरे वाले टर्म में भी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर प्लस चौथे वाले टर्म में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही nth टर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो t रेज टू द पावर n p0x और pnx हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। जितने इनफाइनाइट टर्म्स हैं उन सभी में ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, p0x का मल्टीप्लीकेशन किया। अब हमारे पास दूसरे वाले टर्म को उठाएंगे और उनका सभी में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो प्लस हमारे पास यहां पर जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 तो हमारे पास मिलेगा ही, तो 2 को हम तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका जो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t क्यूब हो जाएगा, p1 और p2x मिल जाएगा, तो p1x p2x हो जाएगा। फिर इसका हम तीसरे वाले टर्म में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो तीसरे वाले में t क्यूब है, इसका तीसरा टर्म मैं बात कर रहा हूं, तो t क्यूब है, इसमें t है, तो यहां पर t के पावर 4 और p1x और p3x हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और ऐसे ही हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अब। ठीक है, तो अब क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया था उसे मैं लिख लेता हूं, 1/1 माइनस 2xt प्लस t स्क्वायर था, which is equal to, ये हमारे पास मिल रहा है। अब इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम बार बार तो लिख नहीं सकते, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब देखो यहां पर हर एक क्या लिखा गया है, प्लस में लिखा गया है, और हर एक नंबर में हम एक पैटर्न को खोज सकते हैं। तो उसी पैटर्न का हम उपयोग करने वाले हैं, समेशन। यहां पर देखो पहला टर्म हमारे पास p0x का होल स्क्वायर है, दूसरा टर्म हमारे पास t p1x का होल स्क्वायर है, प्लस t स्क्वायर p2x का होल स्क्वायर है, एंड सो ऑन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमारे पास n इज इक्वल टू 0 से टेंड कर रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और पहले वाले टर्म में अगर ध्यान से देखो तो t रेज टू द पावर 0 लिखा गया है, दूसरे वाले टर्म में t रेज टू द पावर 1 लिखा गया है, तीसरे वाले टर्म में t रेज टू द पावर 2 लिखा गया है, चौथे nth टर्म में हमारे पास t रेज टू द पावर n लिखा गया है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, t रेज टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 से वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहां तो एक ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। यहां पर देखो p0x, यहां पर p1x, यहां पर p2x एंड सो ऑन pnx लिखा गया है, तो हमारे पास pnx हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास nth टर्म मिलने वाला है, तो इसी का हम कर देंगे होल स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, nth टर्म ही मिलता, लेकिन मैं आप सभी को समझाया कि इन सभी को एक समेशन के फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास केवल इतना टर्म हुआ। अब ये वाले जो टर्म्स हैं इन्हें भी हम एक समेशन के रूप में देने वाले हैं। तो देखो 2 तो हमारे पास कॉमन है, तो हमने 2 को लिख दिया समेशन। अब देखो यहां पर p0x है, यहां पर p1x है, यहां पर p0x है, यहां पर p2x है। यहां पर मतलब हर बार हमारे पास अलग अलग
ऑर्डर के अलग अलग डिग्री के हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हमें दो नए नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक तो यम मैं कर देता हूं, एक यन को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अब अगर यम इज इक्वल टू हम 0 से ले रहे हैं इनफाइनाइट के लिए, तो हमारे पास यन जो है वह 0 नहीं, वह 1 होना चाहिए, यानी कि वह 1 से वेरी करेगा, 1 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ चुका होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर यम इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे और यन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पी नॉट एक्स और पी 1 एक्स मिल जाएगा। अगर यन इज इक्वल टू 2 रखेंगे, यम इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पी नॉट एक्स और पी 2 एक्स मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम बार बार वेरी करते हुए हम अपने एक्सप्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास एक्सप्रेशन हमने लिखा नहीं है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, इसमें भी एक पैटर्न है। देखो यहां पर t रेज़ टू द पावर 1 है, और यहां पर देखो 0 + 1 का अगर हम समेशन कर दें तो t रेज़ टू द पावर 1 हो जा रहा है। यहां पर देखो t स्क्वायर है, तो 0 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो t का स्क्वायर बन जा रहा है। ऐसे कोई भी टर्म उठा लो, यहां पर देखो 1 लिखा गया है, यहां पर n लिखा गया है, अगर हम दोनों को सम कर दें तो t रेज़ टू द पावर n + 1 मिल जा रहा है। इसलिए यहां पर जो हमारे पास पावर होगा वो m + n हो रहा है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। और हमारे पास क्या मिल रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। हमारे पास एक तो मिल रहा है pmx मिल जाएगा, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल जो है वो अलग अलग ऑर्डर का है, तो दूसरा हमारे पास pnx मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मिल गया। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो बस थोड़ा सा वीडियो पीछे करिएगा, फिर से देख लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा बैठकर शांति से सोचो, आप इसे एक्सप्रेस करके देखो, आप इसी एक्सप्रेशन को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो जो हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है वो इतना ही लिखा गया है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इंटीग्रेट कर देते हैं ऑन इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे कर देते हैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन, जब हमारे पास जो x है वह -1 से लेकर x = 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तब के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब हम इस सिचुएशन में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन -1 से 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा dx, इस बार भूलिएगा मत, यहाँ पर dx रहेगा, और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा 1 - 2xt + t², ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, समेशन को बाहर ले लेते हैं, चलो अभी अंदर ही रख लेते हैं, -1 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास समेशन n = 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हमारे पास है t रेज़ टू द पावर n। एक काम करते हैं, t रेज़ टू द पावर n को बाहर ले लेते हैं, तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t रेज़ टू द पावर 2n हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा pnx का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास समेशन m = 0 एंड n = 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारे पास t रेज़ टू द पावर m + n है, और यहाँ पर हमारे पास है pmx, और यहाँ पर है हमारे पास pnx, और dx लिखना मत भूलिएगा इस बार, ठीक है। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, मैं इसे इरेज करते हुए लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास dx भी आएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। चलिए अब हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, देखो हमारे पास इस चीज में समझो, m = 0 है और n = 1 से इनफाइनाइट पर जा रहा है, यानी कि हर बार जब हम एक एक नंबर को बढ़ाएंगे तो हमारा कभी भी m और n एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर इस सिचुएशन में, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलने वाला हूं अभी ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद हम उस चीज को बोलने वाले हैं। तो समेशन n = 0 से इनफाइनाइट को हमने बाहर ले लिया, और t रेज़ टू द पावर 2n को भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो केवल pnx का ही होगा। तो यहाँ पर समेशन -1 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pnx का होल स्क्वायर, और इसी का ही हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए तो 2 भी बाहर आ जाएगा, समेशन को अंदर रख लो, चलो बाहर ही रखते हैं, समेशन m = 0 और n = 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर t रेज़ टू द पावर m + n हमारे पास बाहर रहेगा, और फिर इंटीग्रेशन -1 से हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास pmx और हमारे पास है pnx dx, ठीक है। अब देखो हमने अपने पहले ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में समझा है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पहले वाले में क्या समझा है, हमने ये समझा है कि इंटीग्रेशन -1 से 1 pmx एंड pnx dx = 0 होता है। कब होता है, व्हेन
यम इज नॉट इक्वल टू यन, और मैंने अभी यहाँ पर आप सभी से बोला है कि हमारे पास यम और यन कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पी एम एक्स और पी एन एक्स हमारे डिफरेंट डिग्री के लेजेंडरी फंक्शन है, तो इनका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन -1 से 1 dx अपॉन में हमारे पास हो जा रहा है -1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, हमारे पास ये वाला तो टर्म बाहर ही रहेगा, समेशन यन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर टी रेज टू द पावर 2n हो जाएगा, और समेशन -1 से 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है पी एन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है dx, और ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इस 0 को हटा भी सकते हैं हम लोग, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे 0 को हटा देता हूं, लेकिन ये आप लोग एक और लाइन लिखिएगा उसमें हटाइएगा। ठीक है, मतलब इसके नीचे एक और लाइन लिख दीजिएगा, तब उसके बाद 0 को हटा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है, यह बात ध्यान में रखिए। देखो, हम लोगों ने जब पिछले लेक्चर में बात किया था तो हम लोग समझ रहे थे कि जो हमारा दूसरा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, जो हम कह रहे थे कि यम और यन जो है वो इक्वल हैं, तो उस सिचुएशन में हम अपने दूसरे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किए थे। आई होप आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। तो यानी कि अब हमें इतने का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अगर इतने का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है यानी कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। तो इतनी चीजों को समझ तो चुके होंगे, तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें हम नॉर्मल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दे तो हमारा इंटीग्रेशन संभव हो सकता है। ठीक है, तो अब हम वही करने वाले हैं। टेक, हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं कि 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u के बराबर। ठीक है, अब इसका हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम dx को हटाना चाहते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -2t और dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लिमिट को भी हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन हम लिमिट को अभी नहीं चेंज कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम बाद में फिर से इसे अपने पुराने वाले फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, देन इसलिए यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रहा है -1 से 1, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास dx के यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2t हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है मल्टीप्लाई बाई 1/u, और यहाँ पर हो जा रहा है du। ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और t रेज टू द पावर 2n, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन -1 से 1, और ये हमारे पास है pnx और का होल स्क्वायर और dx। एक काम करता हूँ, इसे इस बार इधर में लिख देता हूँ, ORR समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट t रेज टू द पावर 2n, एंड हमारे पास मिल रहा है इंटीग्रेशन -1 से 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pnx का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx मिल रहा है। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो -1/2t जो है वह कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो -1/2t बाहर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 1/u का जो वैल्यू होता है वह log u हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं u का वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसलिए ऐसा कर दिए ताकि हमारे पास एक लाइन बच जाए, लेकिन आपको पहले क्या लिखना है, log u लिखना है, फिर उसके बाद इसी इक्वेशन की सहायता से हमें u को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ना चाहें ऐसा करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे बस एक इक्वेशन बनाना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसे इरेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हटा दो, डायरेक्ट इतना लिख दोगे तब भी आज सही है, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, वैसे भी आप लोग जब ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं तो इतनी चीज़ आपसे उम्मीद करने लग जाते हैं लोग। तो यहाँ पर -1/2t हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम t का वैल्यू एक बार +1 रखेंगे, नहीं x का वैल्यू हम रखेंगे ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, या मीन इंटीग्रेशन हुआ है, तो 1 - 2t प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस हमारे पास मिलेगा log, और यहाँ पर रखूंगा तो 1 + 2t प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, हमने केवल 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया है x की जहाँ पर, और -1 को भी रखा है, तो यहाँ पर -1/2t हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2t, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1 - t का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, माइनस लॉग, यहाँ पर हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर, ये हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं ना, लॉग के दोनों ही टर्म लिखे गए हैं, तो इन्हें एक कर देते हैं, -2t, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है 1 - t अपॉन में 1 + t
का होल स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, अब इसे मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। ठीक है ना, इतनी चीजों को समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब देखो, अब हम लगभग अपने सोल्यूशन तक पहुंचने वाले हैं, बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉग समथिंग के पावर स्क्वायर लिखा गया है, तो उस पावर को हम क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। तो यानी कि 2 log 1 माइनस टी अपान में 1 प्लस टी हो जाएगा। तो जो हमारे पास 2 यहाँ पर आएगा, वो 2 और ये 2 हमारे पास क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना इस बात को। तो यहां पर अब हम इधर लिख देते हैं ताकि 3-4 लाइन को यहीं पर ही मर्ज कर सकें हम लोग। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, -1 अपॉन में टी, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा लॉग, और यहां पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 माइनस टी और अपॉन में 1 प्लस टी कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, और हमने स्क्वायर को 2 से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, इस माइनस को ना अंदर भेज देते हैं। तो जो हम अंदर भेजेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी, और यहां पर देखो, समझो इस बात को, यहां पर हम माइनस का अब मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, लेकिन इस चीज को समझो, पहले हम क्या करेंगे, लॉग 1 माइनस टी आना चाहिए, फिर माइनस लॉग 1 प्लस टी आना चाहिए। तो माइनस का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी, पहले हो जाएगा क्योंकि वो माइनस वाला टर्म था, माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा, तो लॉग 1 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए इतनी चीजों में। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो log 1 प्लस टी लिखा गया है और log 1 माइनस टी जो लिखा गया है, इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्रेस जो हम करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस तो है नहीं कि हम एक्सप्रेस कर सके, तो आप क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इन्हीं का एक्सप्रेशन करेंगे, फिर अब हम 4-5 स्टेप और बचे हैं, उसके बाद हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इतने स्टेप्स को समझ चुके होंगे, तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखा था उसे हमने लिख लिया है, फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन टी हमारे पास रहेगा ही रहेगा, और log 1 प्लस टी का जो हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में बना लेता हूँ, यहाँ पर हमें मिलता है टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस टी क्यूब बाई 3 एंड माइनस टी रेज टू द पावर 4/4 हो जाएगा, एंड प्लस एंड सो ऑन, ये हमारे पास इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन होता है, आप सभी को एक्सप्रेशन पता ही होगा क्योंकि इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पता है तो भी आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि log 1 प्लस टी का ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब हम करेंगे log 1 माइनस टी का एक्सप्रेशन, तो हमारे पास मिलता है माइनस टी, और माइनस हमारे पास हो जाता है टी स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस होता है टी क्यूब बाई 3 एंड माइनस एंड सो ऑन, ऐसे हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है log 1 माइनस टी का एक्सप्रेशन। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये बात ध्यान में रख लीजिए। अब हम क्या करते हैं ना, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन में टी हो गया। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, होगा ना। तो यहां पर अगर हम माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो चलो एक लाइन मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सर जी तो एकदम पूरा काट ही दे रहे हैं, एकदम बवाल ही काट दे रहे हैं। टी क्यूब बाई 3, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टी 4/4 एंड प्लस एंड सो ऑन, और जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस टी हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एंड प्लस एंड सो ऑन हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो टी स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, टी रेज टू द पावर 4 जो होगा वह टी रेज टू द पावर 4 वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो सभी प्लस हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पर माइनस थे वो सभी के सभी प्लस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है, बच रहा है 1 अपॉन में टी, और यहाँ पर क्या बच रहा है, इसे छोटा ब्रैकेट में कर देता हूँ। यहाँ पर देखो टी और टी जब एडिशन होगा तो 2t बना लेगा, प्लस हमारे पास टी क्यूब वाले टर्म जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर 2 अपॉन में 3 टी क्यूब बन जाएगा, एंड प्लस अगला वाला जो टर्म हमें मिलेगा वो 3 अपॉन में 5, एक सेकंड, हमारे पास अगला वाला जो टर्म मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा टी रेज टू द पावर 5। ठीक है, और वहां पर भी टी रेज टू द पावर 5 मिलेगा, यानी कि 2 अपॉन में 5 हो जाएगा, और टी रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही हम इन टर्म को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं ना, टी को कॉमन ले लेते हैं या टी से डिवीजन कर देते हैं, दोनों चीजें एक ही होंगी, तो टी से हम डिवीजन करेंगे तो यहां पर 2 मिल जाएगा, प्लस यहां पर हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3 और टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 टी रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, एंड प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, एंड प्लस हमारे पास मिल रहा है टी रेज टू द पावर 5 नहीं होगा, यहाँ तो 4 हो जाएगा ना, टी रेज टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा टी रेज टू द पावर 4 अपॉन में 5 हो जाएगा, एंड प्लस एंड सो ऑन मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2, और अगर इसे हम समेशन वाले फार्मूले में लिखें तो यानी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, टी रेज टू द पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो टी रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और अगर n इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर बनेगा, यानी कि दूसरा वाला टर्म मिल रहा है। टी अगर इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो हमारे पास टी रेज टू द पावर 4 बन रहा है, तो यानी कि ये वाला टर्म मिल रहा है। लेकिन अभी हमने केवल नॉमिनेटर को खोजा है, डिनोमिनेटर को खोजना बाकी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 आएगा, 9 आएगा, तो nth टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n + 1 बन जाएगा।
ठीक है, आई थिंक इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। इसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब, क्योंकि अब हमारे पास फाइनल स्टेप्स बहुत ही करीब आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर t⁻2n और समेसन आई मीन इंटीग्रेशन -1 से इनफाइनाइट, और ये हमारे पास हो जाएगा pn(x) का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है, बस ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसमें से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, 2 हमारा तो कांस्टेंट है, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, t⁻2n यहाँ पर लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास हो जाएगा 2/2n+1 हो जाएगा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देन इस सिचुएशन में हमें क्या मिल रहा है, समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट t⁻2n हम हटा देंगे, इतना इज इक्वल टू इतना हमारे पास हो जाएगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो -1 से +1 हो जाएगा, और pn(x) का होल स्क्वायर बन जा रहा है इंटू dx, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन इंटीग्रेशन -1 से 1, और यहाँ पर pmx, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा pnx dx लिखा जा सकता है। वो भी तब हम कहेंगे व्हेन, ये भी मेंशन करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, व्हेन हम तब कहेंगे m इज इक्वल टू n वाले केस में, इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 2/2n+1 हमें मिल रहा है, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। अगर m इज इक्वल टू n होगा तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा भी चुका हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने अपने इस वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात किया है, हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर लेजेंडरी फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा अगला लेक्चर्स आएगा उसमें हम रिकरेंस रिलेशन पर बात करेंगे, क्योंकि ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद रिकरेंस रिलेशन में 1-2 लेक्चर लगेंगे, और फिर 1-2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसके बेस पर, फिर उसके बाद हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3-4 लेक्चर और बच रहे हैं। तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आएगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा। यह बात ध्यान में रखिए, आप सभी को मैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, दोनों में ही दोनों यूनिट कंप्लीट होने वाले हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।